ओके, तो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उसको शॉर्ट में रिकैप कर रहे हो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक? हमने पढ़ा था कि एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों को हमने सीरीज में लगाया है। दिखाई दे रहा है, वेदांत प्लीज माइक ऑफ रखिए। बंद कर दीजिए एकदम 50-50। लग गई ना वेदांत, चलिए, अब किसी का भी माइक बीच में अचानक से ऑन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का जब मैं बोलूं तभी ऑन होना चाहिए। अगर किसी ने भी बीच में माइक अचानक से ऑन करा तो आप सबके माइक परमानेंटली ऑफ कर देंगे, ठीक है? फिर आप ऑन ही नहीं कर पाओगे जब तक मेरा ऑन करे, ठीक है? चलिए, सो प्लीज अब ध्यान दीजिएगा। सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों को हमने एसी पोटेंशियल के साथ सर्किट में कनेक्ट कर दिया था, जिससे वीआईआरएमएस और आईआरएमएस का हमने रिलेशन हमने डिराइव करा था। इसमें जेड जो क्वांटिटी थी, ये सर्किट का एक तरह से रेजिस्टेंस जैसी चीज आती है, इसे हम सर्किट का बोलते हैं इंपीडेंस। इसे कहा जाता है सर्किट का इंपीडेंस। इसमें आर को तो आप जानते ही है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और ये जो क्वांटिटी थी एक्स वाली जो क्वांटिटी ये है, इसे बोला जाता था रिएक्टेंस। तो इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में रिएक्टेंस क्रिएट करते हैं। रजिस्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है, और इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है। पर एसी सर्किट में इसका जो इफेक्टिव बिहेवियर है कैपेसिटर का, उसको अपन एक्सी से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर के इफेक्टिव बिहेवियर को एक्सएल से डिनोट करते हैं। ये एक्सी और एक्सएल क्या बताते हैं? एक्सी को बोलते हैं हम कैपेसिटर की रिएक्टेंस, और एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टर की रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंसेस आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एसी सर्किट। कैपेसिटर और इंडक्टर का जो सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस। ये भी ओम्स में दी जाएंगे। और ये एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज क्या होती थी? एक्सएल होता था ओमेगा इंटू एल, एक्सी था 1/ओमेगा-c। ये दोनों ओमेगा पे डिपेंड करते हैं। ओमेगा क्या है? जो हमने पोटेंशियल लगाया था उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमने एसी पोटेंशियल लगाया है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। चलिए, तो ये मैंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकाल लिया था। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको अगर मैं वी आर कहूं, और कोई इसकी आरएमएस वैल्यू पूछे मुझसे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैं कहूं वी आर, और उसकी मुझे आरएमएस वैल्यू पूछे, तो मैं आरएमएस को, सब अपन अंडरस्टूड ये कि आरएमएस हम नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा निकालते हैं। तो एक काम करते हैं कि अब मैं वी आर क्या साथ में यहाँ पे ऊपर ऐसा आरएमएस लिख देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे मैं रेजिस्टेंस की पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू लिख रहा हूँ। वो कैसे निकाल सकते हैं? रजिस्टर में जो करंट जा रहा था वो तीनों में सेम था, तो उसकी आरएमएस वैल्यू जो भी थी सर्किट में इंटू आर कर सकते। ये हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। किसी रजिस्टर में जो करंट होता है उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू रेजिस्टेंस, ये उसके पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू देता है। उसी तरह से कैपेसिटर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो उसे लिखेंगे अपन आई आरएमएस इंटू एक्सी, ये भी हम पहले पढ़ चुके। इंडक्टर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आई आरएमएस इंटू एक्सएल, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखिए ये तीन जो क्वांटिटी है, ये तीनों जो क्वांटिटी हमने लिखी है, ये यहाँ पर देखिए आईआरएमएस में जेड को पूरा ऐसा लिख दूं और आईआरएमएस अंदर लेके जाऊं, तो हम वी आरएमएस, वीसी और वीएल इन सब के टर्म में हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे आगे, वी आरएमएस इज इक्वल टू, वो मैंने लिखा आई आरएमएस इंटू जेड की वैल्यू लिख देता हूं मैं। जेड था √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। वो आईआरएमएस को मैं अंदर ले जाता हूं अब। सो वी आरएमएस इट विल बी इक्वल टू √ओवर आई आरएमएस, बाहर पावर 1 थी, रूट के अंदर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगी, प्लस वो आई आरएमएस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको अंदर ले आके लिख सकता हूं मैं आई आरएमएस इंटू एक्सएल माइनस आई आरएमएस इंटू एक्सी, इस चीज का होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन को ही नीचे वाले में कन्वर्ट कर सकता हूं ना मैं। ये सही करा है कि नहीं? मैंने चेक कर लीजिए अच्छे से। यस सर। ओके बच्चों, सो ये वी आरएमएस जो आ गया मेरे पास। अब इसमें ये पहला जो टर्म है वो आप ध्यान से देखेंगे तो वी आर का आरएमएस वैल्यू है, तो वी आर की आरएमएस वैल्यू है, तो नेट वी आरएमएस जो आ गया वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रजिस्टर का, हाँ रजिस्टर के पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस ये लिखा है इंडक्टर का पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है, और माइनस जो कैपेसिटर के पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है
इनका स्क्वायर का डिफरेंस इस तरह से लिखाइए, ठीक है। तो एक ये रिलेशन और हमारे पास डिराइव हो रहा है, इसको भी आपको याद रखना है ना। वी आर एम एस इक्वल टू रजिस्टर के पोटेंशियल की जो भी आर एम एस वैल्यू है उसका स्क्वायर करो और इनके पोटेंशियल को डिफरेंस लेके स्क्वायर करो। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं वी ऑफ आर एम एस। ये क्वेश्चन आ रही है समझ में? यस सर। तो इसमें खासियत क्या हुई है कि आप नॉर्मली अभी तक क्या करते थे कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, ऐसा कर देते थे। पर यहां देखो थोड़ी अलग तरह की इक्वेशन आ रही है। आपको अब है ना रजिस्टर का जो पोटेंशियल है उसकी आरएमएस वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, देखो फिर इनका पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है आपको और फिर स्क्वायर करके फिर ऐसे लिखना है। तो ये थोड़ा सा अजीब ही नई तरह से अपने इफेक्टिव पोटेंशियल को लिखा है। नॉर्मली आप लोगों ने जो अभी तक किरचॉफ लॉ वगैरह में देखा है कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, ऐसे ही करते थे आप। पर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब हमें वोल्टेज ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर ये सब हमें आरएमएस में दिया जाए तो इफेक्टिव कैसे निकालना है उसका तरीका यहाँ अलग होता है। क्या आपको क्लियर हुआ यहाँ पे इक्वेशन? ये अलग Yes, इक्वेशन sir. आ रही है, इसमें बहुत आप गलती कर सकते हो, इसलिए इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना। चलिए ओके, सो एक ये इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी तो इससे मैंने आज नया बता दिया। बाकी मैंने फिर 10-5 अगर आपको निकलवा दिया था। फेज डिफरेंस क्या होता है वोल्टेज और करंट का, 10-5 आता था यहाँ पे XL माइनस XC बाय R, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर सर्किट में मान लीजिए कोई एक एक चीज ही लगा के दी गई है, मान लीजिए सिर्फ कैपेसिटर लगा दिया है, कैपेसिटर के साथ रजिस्टर लगा दिया या इंडक्टर के साथ रजिस्टर लगा दिया या एल और सी लगा दिया, तो हमें क्या करना है ये आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना। अगर आपको जैसे मान लीजिए सर्किट में केवल आर और सी लगा है, ये नहीं लगा इंडक्टर, तो यहाँ से सब जगह एक्सेल को गायब कर दो, बस एक्सेल वाला टर्म मत लिखो, तो आपको Z क्या होगा तब मिल जाएगा, 10-5 वगैरह क्या होगा सब मिल जाएगा, है ना। तो फिर जब दो दो एलिमेंट लगे हो सर्किट में तो वैसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ना, सिर्फ दो एलिमेंट लगे हो Yes, तो sir. उसके लिए क्या करना है वो अभी अपन ने देख लिया। चलिए, तो ये सीरीज एलसीआर में एक छोटी चीज यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बताइए मैंने आज, बाकी तो सारा वही है जो कल पढ़ा था अपन ने, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह और करते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चंस थोड़े और करते हैं जिससे धीरे धीरे आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। चलिए, तो ये हटा रहा हूं मैं, है ना, ये सब तो अपना ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ ही है, वो एक नई चीज है वो नोट कर लेना आप। हटा दो बाकी सब? Yes, sir. हो गया. हो गया, थैंक यू। तो आप क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे हम। चलो अभी इतनी जगह काफी मेरे लिए क्वेश्चन देने के लिए, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए, एक रजिस्टर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दी, उसके साथ एसी पोटेंशियल लगा दिया मैंने, ठीक है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया मैंने 10 ओम, और सर्किट में जो पोटेंशियल लगाया है वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मैंने दे दी 100 हर्ट्ज, ठीक है, ये भी हर्ट्ज में आ जाएगी, और इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे दी 0.1 हेनरी, ठीक है। इस तरह से सर्किट पूरा सिंपल सा बना के दे दिया है। बताइए आरएमएस करंट निकालिए और फेज डिफरेंस निकालिए, वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस निकालिए, करिए ट्राई। वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस और आरएमएस करंट, करिए ट्राई। वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस और आरएमएस करंट,
चलिए IRMS और फेज डिफरेंस पूछा था, कई बच्चों के आंसर आ गए हैं। आर दिया है यहाँ पर, अगर एक्सेल निकालोगे तो होता है ओमेगा इंटू एल, तो वो 10 ओम आ जाएगा, और दोनों क्योंकि सेम है तो IRMS हो जाएगा VRMS बाय जेड हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर विच इज 10√2, सो 100/10√2 मतलब ऊपर आ जाएगा 5√2 आंसर। ठीक है, ये अपने पास IRMS की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फेज डिफरेंस पूछा है तो tan इनवर्स XL माइनस XC/R होता था, पर यहाँ पे XC तो है ही नहीं, उसे हटा दो। XL और R की वैल्यू दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 मतलब 45 या π/4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछ रहा हूं मैं। ये जो पोटेंशियल है ना, इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी, पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अब देखो ये आरएमएस था तो उसकी पीक वैल्यू 100√2 हो जाएगी इंटू साइन फेज ओमेगा मैंने 100 दिया था इसलिए 100t हो गया। तो मैंने पोटेंशियल की इक्वेशन दे दी आपको। पार्ट 2, राइट इक्वेशन ऑफ वी आर एंड वीएल। वी आर मतलब रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और वीएल मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियस, वेयर these are functions of time। मतलब जब टाइम के फंक्शन में आपको रजिस्टर और इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देना है। करिए, टाइम के फंक्शन में रजिस्टर और पोटेंशियल के रजिस्टर और इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताना है। करिए, जल्दी ट्राई करिए। आपको रजिस्टर इंडक्टर दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देना है। देखिए मेरे पास आंसर आ रहे हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करा दो आपको कि ये फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन देना है ना, ये ध्यान रखना आपको। और ये जो रजिस्टर और पोटेंशियल के पोटेंशियल्स होंगे ये एग्जैक्ट ये नहीं होंगे, ये तो मैंने जो सोर्स का पोटेंशियल है वो दिया है ना। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रजिस्टर का पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, इंडक्टर का क्या आ रहा होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। करिए ट्राई अच्छे से। देखता हूं मेरे पास क्या आंसर आया है अभी तक। प्रवीण गलत है आंसर। त्रिलोक नहीं। नहीं त्रिलोक आपका सही है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, आपका सही है। रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप बताया ना आपने, हाँ फिर ठीक है, सही है। इसकी नहीं नहीं, पीक वैल्यू जरूर चेक कर लो आप अच्छे से, पीक वैल्यू चेक कर लीजिएगा। देखिए
अगर पोटेंशियल की हमें इक्वेशन दे दी है और हमने फेज डिफरेंस निकाल चुके थे पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या है, और हमें पता है कि आर और एल है, फेज डिफरेंस जो आता है वो अपन पोटेंशियल का फेज निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब करंट से पोटेंशियल आगे है पीछे, तो ये π/4 आना बता रहा है कि पोटेंशियल आगे है करंट पीछे है, तो करंट π/4 फेज पीछे कर देंगे। अगर पोटेंशियल की इक्वेशन पता है तो आप करंट की इक्वेशन निकाल सकते हो, वो आ जाएगी उसकी पीक वैल्यू, पहले तो ये आरएमएस वैल्यू थी, इसे पीक में कन्वर्ट करोगे तो 5√2 इंटू √2 तो 10 हो जाएगा, 10, yes है sir. ना, और इसकी और साथ में लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस π/4, ये माइनस में क्यों आया करंट, क्योंकि वोल्टेज आगे है π/4 से तो करंट पीछे होना चाहिए था। ये पहले तो करंट की मैंने टाइम के साथ इक्वेशन लिख दी। अब यही करंट दोनों से पास करेगा। रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल होता है वो तो करंट के फेज में होता है, बस उसमें अपन आर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर मल्टीप्लाई करा तो 100 हो गया इंटू साइन 100t माइनस π/4 हो गया। तो रजिस्टर के पोटेंशियल के लिए मैंने आई इंटू आर करा है, बस रजिस्टर का पोटेंशियल के लिए मैंने आई की इक्वेशन में बस आर मल्टीप्लाई कर दिया है, आर की वैल्यू 10 ओम, बस इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे इंडक्टर का पोटेंशियल चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा, उसकी पीक वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी करंट की पीक वैल्यू इंटू एक्सएल। करंट की पीक वैल्यू 10 इंटू एक्सएल भी 10 था, लेकिन इंडक्टर का पोटेंशियल करंट से π/2 फेज आगे होता है। इंडक्टर का जो भी पोटेंशियल होता है वो करंट से π/2 फेज आगे होता है, याद रखो आप, ये इंडक्टर का पोटेंशियल जो भी करंट का फेज था ये इससे π/2 आगे करेंगे, तो करंट में जो फेज था वो देखो मैंने एग्जैक्टली वही की वही लिखा है, प्लस π/2 करा है। समझ में आया कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने करंट की पीक वैल्यू के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू के लिए करंट की पीक वैल्यू इंटू एक्सएल करा, और साथ में यहाँ पे हमने करंट में फेज को π/2 वोल्टेज को फेज में π/2 आगे बढ़ाया। चलो खुशी को तो आ गया है, बाकी बच्चे भी देख लीजिए क्या है, क्लियर है? Yes sir. यस, त्रिलोक को भी आ गया है, त्रिलोक और खुशी दो बच्चों के आए मेरे पास रिप्लाई। असील को भी आ गया है, ओके, आस्था को भी आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन करा अपन ने, और भी इसके पार्ट्स अब मैं कुछ दे सकता हूँ आपको, पर अब देखिए वोल्टेज की करंट की आपको इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस पता है तो अब आप सारी चीज कर सकते हो, है ना। तो अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं उधर मेरे पास स्पेस है उसमें मैं एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, आई हैव अ बल्ब ऑफ पावर रेटिंग 100 watt at potential 100 वोल्ट। मेरे पास एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट की, पोटेंशियल 100 वोल्ट पे, 100 वोल्ट पोटेंशियल पे 100 वॉट की पावर दिखाई, मुझे उसे एसी पोटेंशियल के साथ यूज करना है, बट दैट एसी पोटेंशियल इज ऑफ 200 वोल्ट, और जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मैंने दे दी 100, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी आपको 100। अब आपको 200 वोल्ट का एसी पोटेंशियल अगर इसके अक्रॉस लगा देंगे तो ये खराब हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग कितनी है, सिर्फ 100 वॉट है, और वोल्टेज रेटिंग कितनी है, 100 वोल्ट है। तो इसे हम अगर बड़े वोल्टेज पे यूज करेंगे तो ज्यादा पावर से ये जल सकता है, खराब हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें इसके साथ में कुछ लगाना पड़ेगा जिससे ये वर्क कर पाए। सो मैंने बता दिया आपको कि हमें कैपेसिटर लगाना है, मैंने बता दिया आपको कैपेसिटर लगाना है। अब आपको मुझे बताना है कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाए कि प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। फाइंड वैल्यू ऑफ C so that बल्ब में बल्ब वर्क कर सके। चलो पहले क्वेश्चन समझ लिया कि नहीं, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी अगर डाउट है तो बता दीजिए, है ना, क्वेश्चन में Yes कुछ भी चलो समझ में आ गया तो फिर अटेम्प्ट करिए। पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं।
चलिए जल्दी से नोट करिए। जैसे आंसर है बताइएगा। प्रवीण का एक आंसर आया मेरे पास, ठीक है। त्रिलोक का भी आंसर आया। दोनों आप चेक कर लीजिए। प्रवीण आपका आंसर थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, आप चेक कर लीजिए अच्छे से। खुशी का भी आंसर आया है। खुशी और चेक कर लो आप। ओके चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बल्ब की पावर रेटिंग दे रखी है 100 वॉट, इससे हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, साथ में उसके वोल्टेज रेटिंग भी दी हुई थी, देखिए जरा अच्छे से। सो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पावर रेटिंग वो थी V स्क्वायर बाय R। सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब वो निकाल सकते हैं V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय P कितना दिया आप उनको? 100। सो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 100 ओम। बल्ब का रेजिस्टेंस पता है। अब जो बल्ब का पोटेंशियल ड्रॉप है वो 100 वोल्ट ही होना चाहिए, तभी प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क करेगा। मतलब टोटल 200 वोल्ट जो लगाया उसमें से 100 वोल्ट बल्ब को मिलना चाहिए। तो मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस, बल्ब का पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता है 100 वोल्ट होना चाहिए। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता, चलो मान लेते हैं VC होगा, मान लेते हैं VC होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल ड्रॉप VC आना चाहिए कैपेसिटर का, है ना। तो VC कैसे निकालेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना थी कि जो नेट पोटेंशियल का आरएमएस होता है वो होता है रूट ओवर रजिस्टर के पोटेंशियल का आरएमएस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के पोटेंशियल के आरएमएस का स्क्वायर। एक इक्वेशन आपको ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। इससे आप कैपेसिटर के पोटेंशियल का आरएमएस निकालेंगे। इस तरीके से जा सकते हो, या एक और तरीके से जा सकते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमें जब रजिस्टर के पोटेंशियल का मतलब ये जो हमारा बल्ब है विच इज जस्ट अ रजिस्टर, उसका हमें पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू पता है, तो यहां से करंट की आरएमएस वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू IR लगा सकते हैं हम रजिस्टर के लिए। फॉर बल्ब विच इज जस्ट अ रजिस्टर वी कैन यूज V इक्वल टू IR। सो वो यूज करें, उसका पोटेंशियल आना चाहिए 100,
उसमें से करंट की मुझे आरएमएस वैल्यू निकालना है, उसका रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने निकाला था 100 ओम, तो इससे मुझे समझ में आया कि करंट की आरएमएस वैल्यू आना चाहिए थी 1 एम्पियर। अब सर्किट का जो आरएमएस करंट होना चाहिए वो होना चाहिए था पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू विच इज 200 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर विच इज 100 स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो एक ये तरीका हो गया आगे प्रोसीड करने का, और एक ये तरीका हो गया था कि वीसी पहले निकाल लो फिर वीसी का यूज करके करो। ठीक है, वीसी पहले निकाल लो फिर वीसी का यूज करके कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तो कैपेसिटर के पोटेंशियल ड्रॉप को फिर आप क्या कर सकते थे, यहां से आप वीसी निकालते और वीसी होना चाहिए था आई एक्सी, तो आई की वैल्यू वो हम वापस से इसी तरह से निकालना पड़ती, वो यहाँ रख देते, वीसी की वैल्यू रख देते तो एक्सी आ जाता, और फिर एक्सी निकालने का एक ये तरीका भी है। ठीक है, दोनों तरीके से एक्सी निकल जाएगा आपके पास। दोनों तरीके में एक्सी अगर आ गया तो एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, यहां से सी निकाल सकते हैं विच इज 1 बाय ओमेगा एक्सी। अब आपका काम बचा है बस आपको एक्सी की वैल्यू पुट करना है। कैसे, या तो इस इक्वेशन से निकालो, उस इक्वेशन से निकाल लो, आपकी इच्छा। मैं इस इक्वेशन से यूज कर लेता हूं, इसको मैंने यहां लिखा, उधर रूट ले लिया, तो आएगा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, 100 का स्क्वायर विल बी 10,000 है ना, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 200 का स्क्वायर दिस नंबर है ना, प्लस एक्सी स्क्वायर था तो एक्सी स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, तो एक्सी स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 4 टाइम्स 0, रूट ले लो, तो एक्सी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 100 रूट 3। देखो एक्सी की वैल्यू आ रही है 100 रूट 3। ठीक है, अब एक्सी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कैपेसिटी मिल जाएगी 1 बाय ओमेगा, ओमेगा हमको दे ही रखा था 100 और एक्सी की वैल्यू 100 रूट 3, तो ये आ गया हमारे पास 10⁻⁻4 बाय रूट 3 फेराड। ठीक है, 10⁻⁻4 को मिली फेराड या माइक्रो फेराड में कन्वर्ट कर लो तो 100 बाय रूट 3 माइक्रो फेराड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेन तो हमको ये बस ये इक्वेशन से हमको एक्सी निकालना या फिर यहां से हमको एक्सी निकालना, ये आना चाहिए था। बताइए मैंने क्या करा, समझ में आया? सर ये जो करंट निकला, हाँ, ये इसकी पीक वैल्यू निकलेगी कि ये आरएमएस देगा? आरएमएस जब भी पावर की बात आएगी या एनर्जी कैलकुलेशंस की बात आएगी, जब भी कुछ भी ऐसी बात आएगी तो आरएमएस वैल्यू। दूसरी चीज, वो चीज जो एसी और डीसी को इकट्ठा करती है, एसी और डीसी में जिसका इफेक्ट एक जैसा होता है, वो होती आरएमएस वैल्यू। जैसे हमें इस बल्ब की पावर बोल दी 100 वोल्ट 100 वॉट, उसके लिए मुझे इसमें पोटेंशियल लगाना है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट या तो डीसी लगाओ या 100 वोल्ट आरएमएस का एसी लगाओ, समझे? तो यहां से मुझे समझ में आ गया था कि 100 वोल्ट आरएमएस होना चाहिए था यहाँ पे। आई बात समझ में? चलिए, और कुछ डाउट है किसी को, पूछे कैसे करा है मैंने? कोई भी डाउट बताइए। क्लियर है? सभी बच्चे मैसेज कर रहे क्लियर है, खुशी को क्लियर, त्रिलो को क्लियर, प्रवीण को क्लियर, वेरी गुड। ओके, तो आपकी गलती को समझ में आई आपको, आपने जो गलती करी? यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना, और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं अब एसी में। अभी तक मैंने आपको दो एलिमेंट दिए थे, अभी तक 3 एलिमेंट नहीं दिए। चलो अब आपको 3 एलिमेंट एक साथ दे देता हूं। तीनों एलिमेंट एक साथ दे देते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों सर्किट में लगा दिया है मैंने। एसी पोटेंशियल लगा दिया है, पोटेंशियल इज 200 वोल्ट, आरएमएस दिया है ऑफ कोर्स ये, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी आपको 100 हर्ट्ज। ठीक है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस इज 100 ओम, कैपेसिटर की कैपेसिटी वो दे दी मैंने आपको, कितनी दे देते हैं, क्या दे दे आपको कैपेसिटी, आपको दे देते अपन, चलो एक सेकेंड रुकिएगा। चलो 1 फेराड दे देते, 1 मिली माइक्रो फेराड दे देते, 1 माइक्रो फेराड कैपेसिटी दे दी मैंने 1 माइक्रो फेराड, और इंडक्टर का इंडक्टेंस इसकी वैल्यू पे दे देते हैं आपको, इसकी वैल्यू दे देते हैं आपको 2 हेनरी। ठीक है, ऐसे रैंडमली कुछ नंबर दे दिए मैंने,
बताइए अब सर्किट के अंदर पहली चीज तो आरएमएस करंट निकालो, दूसरी चीज फेज डिफरेंस निकालो वोल्टेज और करंट का क्या है, करिए। आरएमएस करंट एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, करिए। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? प्रवीण का आ गया, वेरी गुड। क्या बात है, प्रवीण के अलावा किसी का नहीं? करंट के आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले सी और एल के एक्ससी और एक्सएल चाहिए। एक्ससी कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज 1 by omega c. Omega is given as 100, c is given as 1 microfarad. 10 power minus 6 will be 10 power plus 6 when it goes in numerator. It will become 10 power 4. XL, which is given as omega L. So 100 into x2, 200 ohms. ये इनकी यूनिट्स होती है, ठीक है। देन अब हमें निकालना है करंट की आरएमएस वैल्यू। उसके लिए पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू अपॉन जेड। जेड हो जाएगा रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। एक्सएल इज जस्ट 200 एंड एक्सी इज वेरी ह्यूज, इट इज 10,000। यस, इसका स्क्वायर। बस सॉल्व करिए अब इसे। तो करंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 200 अपॉन रूट ओवर 100 स्क्वायर 200 माइनस 10,000, है ना। सब्ट्रैक्ट करो कितना आने वाला है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 सॉरी 10,000 प्लस 10,000 माइनस 200 कितना होगा? 9800। हाँ 9,800, ठीक है। 9,800 00 और यहाँ पे 980 9,000 सॉरी 98,000 हो जाएगा ना ये तो। सर नहीं, हाँ 98 और 00, यस सॉरी, ठीक है। इसका और इसका स्क्वायर भी करना है आपको, फिर इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना है ना। तो इसका स्क्वायर करो अब और ये कैलकुलेशंस कर लो। अब ये कैलकुलेशन अब आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना, थोड़ी तब लंबी जा रही है तो मैंने सोचा चलो आप पे छोड़ देते। थोड़ा सा आसान एक चीज बता देता हूँ उसमें। यहाँ पर ये 00, यहाँ पर भी 00 का स्क्वायर है, यहाँ पे 00, तो सभी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा ओनली, और यहाँ बच जाएगा ओनली 98 का स्क्वायर। मैंने 100 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 100 का स्क्वायर था वो कॉमन लेके ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा। अब इसका आसान है स्क्वायर करना, 98 का स्क्वायर कर लो। कैसे करोगे? इट इज 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। करो, आगे कर लीजिएगा, करके निकाल लीजिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे करंट के आरएमएस वैल्यू का। और ये आ गया करंट के आरएमएस वैल्यू। उसके बाद पूछा था फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। वैल्यूज रखो, सब आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा बताइए। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। यस, ओके। त्रिलोक, खुशी, इन सबको तो आ रहा है। प्रवीण आपको क्लियर है? अब प्रवीण ने भी कुछ रिप्लाई तो करा है, ठीक है। चलिए, तो आई एज्यूम कि अब ये सब क्लियर है आपको। तो अपन इस तरह के क्वेश्चन तो काफी कर सकते हैं, है ना। इस तरह के काफी क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरह की चीजें समझते हैं। हमने अभी सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा, पैरेलल एलसीआर सर्किट भी हम कर सकते हैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम रेजोनेंस। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट। हाँ, पैरेलल एलसीआर हमारे कोर्स में नहीं है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं यार, ये नीट मेंस वाले लोग कभी कभी पूछ लेते हैं पैरेलल एलसीआर पे क्वेश्चन। आईआईटी एडवांस वाले लिखा तो है कि केवल सीरीज ही आएगा, पर कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा हो कुछ पैरेलल का, इसलिए पैरेलल पढ़ लेना चाहिए और आसान है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज में लगाना, अब उन्हें लगाएंगे पैरेलल में। देखिए, तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इन तीनों को मैंने आपस में इस तरह से पैरेलल लगा दिया और यहाँ पे एसी पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब जो पोटेंशियल मैंने सोर्स कनेक्ट करा है उसको मैं मान लेता हूं कि मैंने लगाया था V0 sin ओमेगा टी। अब पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप तो सबका सेम रहता है, तो इंडक्टर का, कैपेसिटर का, रजिस्टर का, सबका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। क्लियर है क्या? ये पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप ही तो सेम अच्छा। रहता है, तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप अब सेम होगा, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो सबका सेम है। अब सबके करंट अलग अलग हो सकते हैं, करंट सबके अज्यूम कर लेते हैं और उससे नेट करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ का करंट इंडक्टर का मान लेते IL था, कैपेसिटर का IC था, रजिस्टर का IR था। इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए लिखते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है अभी तक उससे हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर में होता है उसको डिवाइड कर दो उसके रेजिस्टेंस से, तो उसका करंट आ जाता है ना। तो रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप यही था, उसको R से डिवाइड करो तो करंट आ जाएगा। कैपेसिटर का करंट निकालने के लिए हम वोल्टेज की पीक वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं एक्सी से, और करंट जो होता है वो फेज में आगे होता है वोल्टेज से। कैपेसिटर का वोल्टेज फेज में पीछे, करंट आगे। तो कैपेसिटर को पोटेंशियल अगर इतना मिल रहा है तो उसमें जो करंट आएगा वो फेज में π/2 आगे करना पड़ेगा। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, तो पोटेंशियल आगे, तो इसका मतलब करंट को π/2 एंगल पीछे करना पड़ेगा। बताओ, पोटेंशियल की इक्वेशन को देखकर मैंने तीनों करंट्स की इक्वेशन को लिख दिया। कैसे लिखा? मैंने तीनों एलिमेंट अकेले अकेले जब लगे होते हैं सर्किट में तो उनका क्या बिहेवियर होता है मुझे याद था, उसका यूज करके लिखा। क्या क्लियर है आपको कैसे लिख रहा हूं मैं? ये क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए। चलो, आस्था को तो क्लियर लिख रही है, आस्था बहुत बढ़िया। त्रिलोक ने भी यस लिखा है। ओके बच्चों, सो आगे बढ़ते। तो हमने करंट्स की इक्वेशंस लिख ली। अब जो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इन तीनों का सम ही तो बैटरी से आ रहा होगा। यहाँ पे इफेक्टिव जो भी हमारा सोर्स है वहां से आ रहा होगा। तो सोर्स से आने वाला करंट बाय किरचॉफ करंट लॉ मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का एडिशन होना चाहिए। सोर्स से आने वाला करंट शुड बी एडिशन ऑफ IR, IC प्लस IL। ऐड करते चलो इनको, इन तीनों को ऐड करते, ठीक है। तीनों को ऐड करके लिखता हूं, है ना। तो पहला टर्म लिखा हुआ था मेरे पास V0 बाय R साइन ओमेगा टी। दूसरा टर्म है V0 बाय XC साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा इस कॉस थीटा, कॉस थीटा, है ना। तो इसको लिख दूंगा V0 बाय XC कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट टर्म V0 बाय XL साइन, एक काम करो अंदर से माइनस बाहर ले लो, तो अंदर बनेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस ओमेगा टी विल बी कॉस ओमेगा टी, पर बाहर माइनस ले चुके थे अपन इसलिए बाहर आ जाएगा माइनस। फिर लिखेंगे V0 बाय XL और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। कैसे लाया मैं कॉस ओमेगा टी? मैंने अंदर से एक माइनस बाहर ले लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा इस माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो अंदर आ जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी। फिर साइन 90 माइनस थीटा इस कॉस थीटा, तो उसको सीधा सीधा कॉस थीटा लिख दिया मैंने। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते, तो I इक्वल टू
यहाँ से सब में देखो ऊपर वी नॉट कॉमन आ रहा है, वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो वी नॉट कॉमन ले लिया। पहला टर्म आया 1/r इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर वी नॉट ले चुका हूँ, तो 1/xc, वहां पे बचेगा 1/xl, और इन दोनों में कॉस लिखा है तो उसको कॉमन लेके पीछे लिख दिया मैंने। ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को देख के कुछ कुछ याद आना चाहिए। क्या कुछ कुछ हो रहा है इस इक्वेशन को देख के? यस सर। क्या हो रहा है? पिछली बार जैसा ही बनेगा वो। बिल्कुल सही, ये पहले भी पढ़ा है ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन ने, है ना। क्या आता है इसका सॉल्यूशन? अगर हमारे पास लिखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसे लिख सकते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस tan इनवर्स b बाय, है ना। ये याद होना चाहिए इक्वेशन। तो बस ये फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, इसे यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा करंट I इक्वल टू, बाहर वी नॉट कॉन्स्टेंट था, चलो अब मेरे पास ये a और ये b जैसा दिख रहा है, तो आ जाएगा रूट ओवर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स। काम करते हैं, पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, उसे फाई लिखते हैं और फाई की वैल्यू नीचे लिख देता हूँ, tan इनवर्स b बाय, b क्या था 1/xc माइनस 1/xl अपॉन 1/r। तो ऐसा फॉर्मूला बन गया मेरे पास। ये फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब की बार करंट पोटेंशियल के कंपेयर में इतना फेज आगे है, करंट कितना फेज आगे है वो लिखा हुआ है हमारे पास, ये वो एंगल का फॉर्मूला हो गया, करंट कितना फेज आगे है। और करंट निकालने के लिए पोटेंशियल की वी नॉट मतलब एम्पलीट्यूड में मुझे ये मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पोटेंशियल में 1 अपॉन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है, तो इट इज लाइक 1 अपॉन जेड, है ना, इट इज लाइक 1/z। सो करंट की पीक वैल्यू जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन जेड जैसा लिखा है, वेयर 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू रूट ओवर 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl होल स्क्वायर। तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था, भाई इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो वैसे ही तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऐड हुआ है ना। सो ये हमारे पास इफेक्टिव जेड की वैल्यू आती है पैरेलल में। पैरेलल में इफेक्टिव जेड की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसमें याद रखना है पहले एक्सी बाद में एक्सएल है, पहले एक्सी बाद में एक्सएल है। जो अभी सीरीज में इक्वेशन थी वहां एक्सएल माइनस एक्सी चलता है, यहाँ एक्सी माइनस एक्सएल चलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे ना करंट का फेज निकाल रहे हैं वोल्टेज के कंपेयर में। अब देखिए करंट की इक्वेशन निकालिए, अब अभी अपन ने पहले क्या करा था, वहां अपन ने करंट मान के वोल्टेज निकालते थे, अब यहाँ वोल्टेज मान के करंट निकाला है, तो थोड़ा सा उल्टा करा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें उलट गई है, चेंज हो गई है, पहले एक्सी बाद में एक्सएल आया। चलिए, तो ये अपन ने पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या क्या होता है वो सब देख लिया। उसमें करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखना है, नेट करंट की पीक वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ का इंपेडेंस क्या आता है वो लिखिए अपन ने, यहाँ के इंपेडेंस की इक्वेशन आ गई, फेज डिफरेंस क्या आएगा वोल्टेज और करंट का वो भी आ गया। ठीक है, नोट करिए इसे, आप नोट करिए। हेडिंग लिख लीजिएगा ऊपर, पैरेलल आरएलसी सर्किट। चलिए, प्रवीण का तो नोट हो गया है, बाकी बच्चे भी देख लीजिए, बता दीजिएगा नोट हो जाए तो। डन, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो हमने सीरीज पैरेलल दोनों की थ्योरी पढ़ ली।
अब पैरेलल में भी देखो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि केवल 2 ही एलिमेंट लगाए जाए पैरेलल में। मैंने तो तीनों को एक साथ लगा दिया, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों को लगा दिया। 2 को लगा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई 2 चीज लगी हो अगर आपको, जैसे मान लो एल नहीं लगाता, केवल आर और सी लगाए, क्या करना है तब केवल आर और सी वाले करंट आएंगे, इनका ही एडिशन बनेगा। तो ये एक्सएल और ये सब जो लिखा है ना, जो भी एल वाले टर्म, इसमें से हटा देना, ये वाला टर्म जिसे हटा देना यहाँ से। यस सर। तो बस ये बहुत आसान हो जाएगा, कर सकते हो उसे आप। ठीक है, तो जो नहीं लगाए बस उसका टर्म मत लिखो वहां पे, तो हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते। सो सीरीज पैरेलल दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब बहुत ही एक स्पेशल चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे अपन, बहुत काम की चीज, लिखिए रेजोनेंस। रेजोनेंस नेक्स्ट लिखिए रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हमने सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया, अभी पैरेलल भी बनाया। इन दोनों ही में हमने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को लगाया था। इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा समझते हैं, उनसे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो क्या क्रिएट होता है वो देखते हैं। एक इंडक्टर जो सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है उसे एक्सेल से लिखते थे, वो होता था ओमेगा। उसकी वैल्यू अगर मैं ओमेगा चेंज करूं तो ओमेगा के साथ लीनियरली बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस लीनियरली विद ओमेगा। बट मेरे पास कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है एक्सी, वो 1/ω_c होता है। उसे अगर प्लॉट करो तो अगर मैं इसी ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाऊं तो वो एक्सपोनेंशियली, वो हाइपरबोलिकली इस तरह से डिक्रीज होगा। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बनना है उसका, ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। एक जो रेजिस्टेंस है वो शुरू में बहुत ज्यादा है, जैसे कैपेसिटर को देखेंगे तो जब ओमेगा बहुत कम तो रेजिस्टेंस बहुत हाई, और इंडक्टर को देखेंगे तो जब ओमेगा बहुत ज्यादा तब रेजिस्टेंस बहुत हाई। दोनों सर्किट में लगे होते हैं अगर, तो कैपेसिटर की वजह से जब ओमेगा बहुत कम होता है तो सर्किट में करंट कम आएगा, बिकॉज कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। कैपेसिटर एट लो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट्स हाई रेजिस्टेंस। जो दूसरा ब्लू ग्राफ है, ये दूसरा ब्लू ग्राफ बनाया था एक्सी के लिए। So at low frequencies, capacitor creates high resistance, but at high frequencies, inductor creates high resistance. So दोनों ही शुरू में मतलब हाई लो फ्रीक्वेंसीज पे और हाई फ्रीक्वेंसीज दोनों पर करंट सर्किट में ज्यादा नहीं आने देते। सर्किट में इन दोनों के से करंट कम रहता है। बीच में कभी ऐसा हो रहा है, देखिए जब दोनों बराबर है उस समय करंट सबसे ज्यादा आ सकता है। उस समय सर्किट में करंट सबसे ज्यादा आ सकता है। क्यों ज्यादा आ सकता है? क्योंकि सर्किट का जो इंपेडेंस होता है ना, याद करिए वो होता था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये सीरीज में था, है ना। और पैरेलल में देखेंगे, अगर पैरेलल में देखेंगे तो आएगा √1/z था वहां पे, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, 1/z = 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL²। इन दोनों ही z के इक्वेशंस में XC और XL हमारे पास दिख रहे हैं, XC और XL सब्ट्रैक्शन में दिख रहे हैं। सो व्हेन दे आर इक्वल तो सर्किट में कुछ खास चीज हो जाएगी। जब दोनों इक्वल है तो ये टर्म मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन XC = XL, XC माइनस XL, XL माइनस XC लिखो, या 1/XC माइनस 1/XL लिखो, ये दोनों चीजें जीरो होगी। जब ये दोनों इक्वल है तब ये वाला टर्म भी जीरो दिखेगा, ये भी जीरो दिखेगा। इसके जीरो होने से z की वैल्यू सिर्फ r बनेगी, इसके जीरो होने से z की वैल्यू 1/z = 1/r आएगा। इन बोथ केसेस z विल बी इक्वल टू r, z विल बी इक्वल टू r। अब z सिर्फ r है उस केस में। इन फर्स्ट केस इन सीरीज वो z की मिनिमम वैल्यू है। व्हाई इट इज मिनिमम? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐड हो रहा था यहाँ पे, तो वैल्यू ज्यादा आएगी। इन फर्स्ट केस z मिनिमम हो जाता है जब XL और XC बराबर है। पैरेलल के केस में z उस समय मैक्सिमम होता है, बिकॉज दिस इज 1/z, 1/z इज मिनिमम, सो z इज मैक्सिमम। इन सीरीज व्हेन XC = XL, z इज मिनिमम। इन पैरेलल
व्हेन x इक्वल टू XL z इज मैक्सिमम। इन बोथ केसेस z कुछ एक्सट्रीम पर है, या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उससे करंट की वैल्यू भी एक्सट्रीम पे आएगी। इन सीरीज क्योंकि z मिनिमम तो करंट मैक्सिमम होगा, मैं लिख देता हूं इन सीरीज एट x इक्वल टू XL z is minimum, so current is maximum. In parallel, at xc equal to XL, z is maximum. अच्छा, z मैक्सिमम क्यों बता रहा हूं मैं पैरेलल में वहां पर, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन 1/z की है, 1/z की इक्वेशन में ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म 0 होने से इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, और ये एक्सप्रेशन मिनिमम तो 1/z मिनिमम मतलब z मैक्सिमम। तो उस केस में z मैक्सिमम होता है, और वो कितना आएगा मैक्सिमम z r। यहां पर भी वो r ही आता है, वैल्यू सेम है, पर वो एक केस की मैक्सिमम वैल्यू है, पैरेलल के केस की, सीरीज के केस की मिनिमम वैल्यू है। और बोथ केसेस में या तो यहां पे करंट मैक्सिमम था और वहां करंट मिनिमम होगा। तो करंट की कुछ स्पेशलिटी दिख रही है हमको, या तो करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, बस यही प्रॉपर्टी कहलाती है रेजोनेंस। इसी चीज को कहते हैं अपन रेजोनेंस। सर्किट में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है या सर्किट में करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजोनेंस, दिस थिंग इज कॉल्ड रेजोनेंस। अगर मैं सीरीज में ग्राफ दिखाऊं करंट का, तो सीरीज सर्किट में करंट अगर मैं ओमेगा को चेंज करूं तो कुछ ऐसा चेंज होता है, पहले वो ओमेगा के साथ बढ़ता है फिर बाद में कम होने लगता है। एट रेजोनेंस वो मैक्सिमम होता है। कितना होगा रेजोनेंस पे, v बाय आर होगा, v बाय जेड, जेड आर हो जाता है। कब होता है रेजोनेंस, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। ठीक है, पैरेलल की बात करें, उस ओमेगा को, स्पेशल ओमेगा को ओमेगा नॉट बोल देते हैं। पैरेलल की बात करें तो वहां पर करंट की वैल्यू उस समय मिनिमम आती है, वहां करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एट ओमेगा नॉट करंट इज मिनिमम which is v by r। सो दोनों ही सिचुएशंस में कुछ करंट की वैल्यू का मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, कब, ओमेगा नॉट पे। और ओमेगा नॉट क्या था, ओमेगा नॉट वो फ्रीक्वेंसी थी जिसपे एक्सी और एक्सएल बराबर थे। एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट एक्सी इक्वल टू एक्सएल, तो क्या होगी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। तो आप यहां से देखिए तो ओमेगा स्क्वायर हो रहा है 1 बाय एल सी, या ये ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन रूट एल सी। तो स्पेशल ओमेगा पर, स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें सर्किट दिखता है रेजोनेंस में। ओमेगा की वैल्यू भी याद रखो, या चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी निकालना को बोले तो फ्रीक्वेंसी भी याद रखो, या कोई टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड भी याद रखो, फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी या स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी या स्पेशल टाइम पीरियड है एसी का, इस पर होता क्या है, सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। तो इस पे स्पेशल जो जो चीज है वो आपको याद रखना चाहिए। करंट मैक्सिमम हो जाता है, Z या तो मिनिमम या मैक्सिमम होता है। सीरीज के अंदर नॉर्मली सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो सीरीज की चीजें ज्यादा याद रखो। Z मिनिमम होता है रेजोनेंस पे, Z की वैल्यू सिर्फ R बचती है, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर होने से क्या होता है, जो एक्सएल और एक्सी के पोटेंशियल ड्रॉप से वो भी इक्वल आते हैं, और फेज में अपोजिट आते हैं, वो भी इक्वल आते हैं और फेज में अपोजिट आते हैं। अगर फेजर बना के दिखाऊं मैं, अगर मैं फेजर बना के दिखाऊं तो जब हमने रजिस्टर का पोटेंशियल का फेजर बनाया तो वही ये रहा। सपोज इंडक्टर का पोटेंशियल रजिस्टर से पाई बाय 2 फेज आगे होता है, और कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट से पाई बाय 2 फेज पीछे होता है। रजिस्टर का करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है। करंट के फेजर से रजिस्टर में फेज मैंने सेम दिखाया, इंडक्टर में पोटेंशियल करंट से आगे होता है, कैपेसिटर में पोटेंशियल करंट से पीछे होता है। तो ये दोनों और ये वीआर सीरीज में इन तीनों को ऐड करके नेट पोटेंशियल मिलता है। सीरीज में इन तीनों का एडिशन नेट पोटेंशियल देता है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वीएल और वीसी के अपोजिट होने से सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होके जो भी यहाँ पे वीएल माइनस वीसी बचेगा उसमें वीआर का एडिशन करके हमें इफेक्टिव पोटेंशियल मिलता था। हमें यहाँ पर वीएल माइनस वीसी का वेक्टर दिखा सकते हैं, और इसमें हम ऐड करते अगर वीआर को, तो नेट पोटेंशियल इन सर्किट जो भी आ रहा हो वो हमें मिल जाता था। नेट पोटेंशियल इन सर्किट जो भी आ रहा हो वो हमें मिल जाता था। ठीक है, अब रेजोनेंस फिक्स समय क्या होता है, ये वीएल और वीसी बराबर होते हैं।
जिससे VL माइनस VC 0 हो जाता है। आई बात समझ में? यस सर। चलिए, तो ये अपन ने सब रेजोनेंस के बारे में क्या क्या होता है सब पढ़ा है। वो एकदम से आपको याद नहीं होगा, बहुत सारी चीजें लिखी है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। आप नोट करो अच्छे से। अभी एक बार फिर से रिकैप करेंगे, पहले नोट करो जल्दी, ठीक है, फिर समझते वापस एक बार। ओके, नोट हो गया? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। जल्दी करिए। डन, तीसरा का तो हो गया। चलिए, रेजोनेंस पे क्या क्या हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले तो वापस से देखते हैं। रेजोनेंस का मतलब कि सर्किट में एक स्पेशल केस आना। क्या है स्पेशल केस? जहां करंट या तो मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब अपने एक्सट्रीम वैल्यू पर है। नॉर्मली हमें सब सीरीज क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट ही पूछे जाते हैं। तो सीरीज की बात करो तो एट रेजोनेंस द करंट इन सर्किट इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं सर्किट में करंट वर्सेस ओमेगा को प्लॉट करूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है इस तरह से। बहुत छोटे ओमेगा पर भी करंट कम होता है, बहुत बड़े ओमेगा पर भी करंट कम होता है। बहुत लो फ्रीक्वेंसीज पर भी करंट कम है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पर भी करंट कम है। रीजन भी, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज पे एक्सी बहुत हाई होता है। कैपेसिटर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ रिएक्टेंस इन द सर्किट, जिससे करंट कम हो जाता है ना। सर्किट में रिएक्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाता है नॉर्मली, सोचे अगर वैसे। और जब बहुत हाई ओमेगा कर देंगे तो एक्सेल बहुत बढ़ जाता है, एक्सेल के बढ़ने से फिर करंट कम हो जाता है। तो बहुत बड़े ओमेगा बहुत छोटे ओमेगा दोनों पे करंट कम है, लेकिन बीच में ऐसी वैल्यू आती है ओमेगा की जिसपे करंट मैक्सिमम हो जाता है। एंड दैट सिचुएशन इज हैपनिंग व्हेन XC and XL are equal. So when XC and XL are equal, current in circuit is maximum, and this complete situation is called resonance. At resonance, रेजोनेंस पर क्या क्या दिखेगा मुझे? मुझे रेजोनेंस पे XC और XL बराबर दिखेंगे। किसी ने कह दिया सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो मैं समझ जाऊंगा कि XC और XL बराबर है। मैं समझ जाऊंगा सर्किट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, मुझे सब पता चल जाएगा। मुझे फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा, मुझे फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा। क्यों? फेज डिफरेंस होता था XL माइनस XC बाय R, XL और XC इक्वल, तो जीरो हो जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो सर्किट में करंट और पोटेंशियल का फेज डिफरेंस भी दिख जाएगा मुझे, ठीक है। करंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाय R। मुझे भी पता चल जाएगा XC और XL बराबर है, तो उनके पोटेंशियल ड्रॉप भी बराबर आएंगे, VL और VC बराबर आएंगे, और वो फेज में अपोजिट आएंगे।
VL और VC बराबर आएंगे पर फेज में अपोजिट आएंगे। कोई VL और VC को इंस्टेंटेनियस जोड़े तो नेट 0 दिखेगा उसे। VL VC के अक्रॉस किसी ने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर 0 रीड करेगा। VL VC के इंडिविजुअली अक्रॉस, एक किसी ने वोल्ट मीटर लगाया ओनली इंडक्टर के क्रॉस, एक किसी ने वोल्ट मीटर लगाया ओनली कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये दोनों मुझे इक्वल रीडिंग देंगे क्योंकि VL और VC इक्वल आ रहे थे। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हमें, बस रेजोनेंस शब्द बोल देने से हमें पता चल जा रहा है। आ रहा है ये? चलिए ओके, तो ये अपन ने बात करी सीरीज में रेजोनेंस की। अब पैरेलल में भी रेजोनेंस होता है। जब पैरेलल में रेजोनेंस होता है तो वहां पर भी एक्सियल और एक्सी बराबर होते हैं, बस फर्क होता है वहां करंट अब मिनिमम वैल्यू पे होता है, वहां पर भी फेज डिफरेंस 0 आता है, बस फर्क ये हो जाता है वहां पर करंट मिनिमम वैल्यू पे होता है, यहाँ मैक्सिमम वहां मिनिमम, इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीजें वही। अब ये मैंने जो ग्राफ बनाया करंट वर्सेस ओमेगा का, ऐसे आप जेड वर्सेस ओमेगा भी बना सकते हो। भाई जेड बदल रहा है तो जेड वर्सेस ओमेगा भी बना सकते हो, वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा कि अलग दिखेगा। बताओ कैसा दिखना चाहिए, बताओ, सोचो क्या दिखना चाहिए सीरीज एलसीआर सर्किट में जेड वर्सेस ओमेगा, कैसा दिखना चाहिए? ये अभी लिखा हुआ था जो मैंने अभी साफ करा है, ये मैंने z की वैल्यू तो लिखी हुई थी, तो z वर्सेस ओमेगा तो आप बना सकते हैं क्योंकि आपके पास इक्वेशन थी। z वर्सेस ओमेगा अगर बनाओ सीरीज में तो एट रेजोनेंस वो मिनिमम पे आता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा z वर्सेस ओमेगा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। एट रेजोनेंस वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे आता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है r, क्लियर हो रहा है? और ओमेगा नॉट क्या है, ये रहा 1/√LC। ये सीरीज एलसीआर के लिए z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ हो गया। tan phi which was given as XL minus XC by R in series, इसका भी कोई ग्राफ पूछ सकता है, तो इसका भी ग्राफ आपको याद होना चाहिए, phi वर्सेस ओमेगा का, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी phi की वो 0 हो जाएगी जब ओमेगा नॉट पे आएंगे अपन, है ना। जब ओमेगा बहुत छोटा होगा तो ये 0, तो ये माइनस में आने की वजह से हमें -1 के आसपास नेगेटिव में जाएगा, ये -π/2 के पास जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, -π/2 से +π/2 की तरफ जाता है। जब ओमेगा बहुत बड़ा कर देंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा होने से हमारे पास प्लस इंफिनिटी जैसा दिखेगा, तो इसलिए +π/2 जैसा हो जाएगा। और जब ओमेगा बहुत छोटा करेंगे तो ये नंबर बड़ा होने से हमें -इंफिनिटी जैसा दिखेगा, इसलिए -π/2 हो जाएगा। और ओमेगा नॉट पे देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, फेज डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी 0, इसलिए हम 0 दिखा देते हैं। तो ये मैंने tan phi या phi का वर्सेस ओमेगा ग्राफ भी दिखाया, z वर्सेस ओमेगा ग्राफ भी दिखाया। क्या क्लियर है ग्राफ? क्या ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? सर ग्राफ सर क्लियर नहीं है सर। हाँ, कौन सा वाला पार्ट? सर वीडियो में क्लियर नहीं है सर। अच्छा सर वीडियो ऐसे में क्लियर क्लियर है। नहीं है। अच्छा वीडियो में क्लियर नहीं है, वीडियो में क्लियर नहीं है, मुझे यहाँ तो ठीक दिख रहा है। एक बार उसको पॉज करके वापस ऑन करते हैं अपन। हाँ अब देखो, यस सर अब क्लियर है सर। सर थोड़ा क्लियर है? वो कर हाँ। दीजिए सर, थोड़ा क्या कहते हैं डार्क कर दीजिए, डार्क सर उसको मार्कर अच्छा से। अच्छा, कलर मार्कर, यस सर। अच्छा मार्कर डार्क नहीं है, ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ वो मार्कर बहुत देर से लिखते लिखते फेड हो गए। हाँ तो दूसरा ग्राफ बनाया अपन ने फेज डिफरेंस phi वर्सेस ओमेगा के बीच में, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये, और पहला ग्राफ बनाया था हमने z वर्सेस ओमेगा के बीच में, z वर्सेस ओमेगा। थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं हम। ये इस तरह का हमारे पास phi वर्सेस ओमेगा ग्राफ आता है, जो ओमेगा नॉट पे 0 हो जाता है। ओमेगा नॉट पे फेज डिफरेंस 0 मिलता है हमको, और ये ओमेगा जब बहुत स्मॉल होता है तो ये -π/2 पहुंचता है, और जब बहुत हाई हो जाता है तो +π/2 पहुंचता है। चलिए क्लियर? आया समझ में? ओह सॉरी, लाइट चली गई है बच्चों,
नेट भी बंद हो गया होगा।